क्या करना है? चुप हो जाओ। चैप्टर यात्रियों के नजरिए में यात्री के बारे में, और उन्होंने जो किसके ऊपर नजरिए किस पे दिए? भारत के ऊपर। भारत की यात्रा करी और उनके अलग अलग नजरिए के भारत में इस प्रकार से ये वाली व्यवस्था है, भारत इस प्रकार से, इस पे भारत के अंदर ये ज्यादा विशेष चीज है या फिर ये उनको ज्यादा अच्छी लगी, उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अल-बिरूनी। अल-बिरूनी कौन था? भारत में एक यात्री के रूप में आया था जो कि उज्बेकिस्तान से आया था। ठीक है, उसका जन्म इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कहाँ से आया था और क्यों आया था। भारत की यात्रा करने के लिए आया था। इसकी जो भाषा थी, क्योंकि जब भी कोई यात्री आता है, याद रखना हिस्ट्री में आपको कुछ चीजें याद करने की होती है कि वो क्या करेगा, वृत्तांत लिखेगा, यानी कि उसके बारे में वर्णन करेगा। क्योंकि मैंने ये सारी चीजें देखी तो मैं शेयर करूंगी। जैसे कि आज के टाइम में हम क्या करते हैं, स्नैप बना के लगाते हैं इंस्टाग्राम पे कि हम आ गए, यहाँ पर आ गए, इस जगह पे, फिर लोकेशन सेट करते हैं, फिर बताते हैं कि आइसक्रीम की लगाएंगे का मतलब आइसक्रीम भी खाइए, है ना। तो इस तरीके से इन लोगों का क्या था, ये लोग वृत्तांत लिखते थे कि मैं यहाँ से आया हूँ, यहाँ तक गया, फिर मैं वहां गया, मैंने वो चीज देखी, वो चीज अच्छी लगी, जो भी बुरी लगी, जो अच्छी लगी, सबका वर्णन किसमें करते थे? वृत्तांत में। तो वृत्तांत ही लिखते थे। लिखने की एक भाषा होती है, भाषा या लिपि होती है ना। लिखने का जो भाषा होती है, भाषा को लिखने के रूप को क्या बोलते हैं? लिपि। तो वो ज्यादातर सीरियाई भाषा लिखते थे या फारसी भाषा लिखते थे, ठीक है, यानी उर्दू वगैरह, या फिर अरबी। कौन? अल-बिरूनी। ठीक है, इन्होंने इन सब भाषाओं में क्या करा था? ग्रंथों का अनुवाद लिखा था। अच्छा, ये आ जाता है क्वेश्चन कि ग्रंथों का अनुवाद विचारों का आदान प्रदान, मतलब इससे आप विवेचना करें और उल्लेख ना करें, 2 मार्क्स में आएगा, ज्यादा नहीं। इट मीन्स दैट कि ग्रंथों का अनुवाद किया, यानी कि ना कि सिर्फ यात्रा करने वाला जो यात्री होता है वो यहाँ पर आके अपने वृत्तांत लिखेगा, बल्कि हमारे भी तो पढ़ेगा, है ना। तो जो भाषा का उसे ज्ञान था, उसने वो वृत्तांत पढ़े, वृत्तांत पढ़ने के बाद क्या करा उसने? उनको कन्वर्ट किया, यानी ग्रंथों का अनुवाद किया। ग्रंथों के अनुवाद करने के बाद जो उनके विचार थे, इट मीन्स यहाँ के लोग जो थे, जैसे कि मान लो फ्रांसवा बर्नियर भी आया था, है ना, फ्रांसवा बर्नियर भी आया था। यह फाहियान के बारे में बताया था मैंने, एक चीनी यात्री फाहियान था, चीनी यात्री था। आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे वैसे उसके बारे में। फाहियान बहुत ही ज्यादा मोस्ट पॉपुलर है, यूपीएससी तक में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं फाहियान से। तो फाहियान जो था ना, वो चीनी यात्री था। उसने क्या करा, वो आया क्यों था पता है? सिर्फ इतनी सी बात के लिए आया था, जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाला है वो चीनी देश ज्यादा है ना। हालांकि उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भारत से। अपनाने वाला कौन है? चीन, है ना। तो अब क्या हुआ था पता है? वहाँ पे सुत्त पिटक, विनय पिटक, त्रिपिटक, है ना, ये जो बौद्ध ग्रंथ है ना, इसमें जो विनय पिटक और सुत्त पिटक थे ना, इसको लगा कि शायद ये कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, या फिर उसको समझ नहीं है, नहीं उसको लगा कि मुझे इसको और पढ़ने की जरूरत है। तो मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए कहाँ से? चीन से भारत आया। भारत आया, उत्तर से आया था वैसे वो, यानी कि चीन से सीधा भारत आया। यहाँ पे आके सब जगह घूमा, सब जगह गया, सांची गया, सारनाथ गया, जितने भी जहाँ से उसे ग्रंथ मिल सकते थे वो उसने पढ़े और उनका अनुवाद चेंज। अब जो उसने पढ़े, जो अनुवाद लिखा गया था हमारे ग्रंथों में, हमारे लोगों ने लिखा होगा, हमारे राइटर्स ने लिखा होगा, उनके जो विचार थे उसका क्या हुआ? आदान प्रदान। तो यानी कि ग्रंथों के अनुवाद करने से विचारों का आदान प्रदान होता है। बस इससे यही विवेचना है। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, फ्रांसवा बर्नियर ने भी करा, इब्न बतूता ने भी किया, इवन इत्यादि सभी कौन? यात्री करते हैं, सभी यात्री करते हैं। ठीक है, इसकी जो किताब थी वो थी किताब उल हिंद। हिंद का भी आपको किताब में दे रखा है। हिंद मतलब कहाँ से लिया गया है, हिंद का अर्थ क्या है? हिंद क्या है? एक फारसी वर्ड है, ठीक है, जो सिंध से लिया गया है। इससे हिंदवी, इससे हिंदू, और इससे हिंदी, और इससे हिंदुस्तान। ठीक है, किताब उल हिंद का मतलब जो सिंधुवासी है, हिंदवासी है, सिंधुवासी मतलब हिंदवासी, उनके ऊपर, क्योंकि इन लोगों से नहीं बोला जाता था, ठीक है, हिंदू नहीं बोला जाता था, इसलिए इसके जो ग्रंथ है वो कितने हैं? 80 भागों में बटी हुई है। कौन सी किताब? किताब उल हिंद। तो सोचो कितना टाइम से लगा होगा लिखने में, ठीक है, अल-बिरूनी ने। इसके बाद इब्न बतूता के बारे में आते हैं। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को का एक यात्री था जिसका जन्म कहाँ हुआ था? इब्न बतूता एक बतूता नाम है इसका, हाँ, इब्न बतूता एक ऐसा, अजीब सा लग रहा है वैसे बोलने में, एक ऐसा यात्री था जिसे वर्ल्ड टूर करने का बहुत शौक था, कि वो पूरी दुनिया घूमना चाहता था। इब्न बतूता सल्तनत पीरियड में आया था। ये कब आया था? सल्तनत पीरियड में। तो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा यात्री है जिसे क्या बोलते हैं उसे न्यायाधीश घोषित किया था, वो भी किसका?
ये फैमिली जो है ना, एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था शरीयत में बहुत, ठीक है, शरीयत का न्यायाधीश बनाया गया था इसको। लाइक काजी होते ना, एक बड़े काजी साहब, तो कौन सा था वो, इब्न बतूता ही था, ठीक है, जिसको एक यात्री को यहाँ पर आकर काजी बनाया गया था। बट बाद में इसने उनकी कुछ विचारों का उल्लंघन किया था, जिसकी वजह से इसको निकाल दिया गया था। फिर ये चीन गया था, ठीक है, बाद में कहा गया था ये चीन गया था भारत से। इसका जो जन्म था वो तेंजियर में हुआ था। यात्रा वृत्तांत इसका जो था, यात्रा के दौर पे इसने वृत्तांत लिखे, उसका नाम था लीला, या फिर पुस्तक भी बोल सकते हो आप इसे, है ना, क्योंकि लिखा तो इसने ही था। 13वीं शताब्दी में वेनिस से चलकर चीन और भारत की यात्रा की इब्न बतूता ने नहीं, किसने अभी बताया था, मार्को पोलो ने। और मार्को पोलो ही एक ऐसा इंसान है, मार्को पोलो ही एक ऐसा इंसान है जिसकी ना तुलना, जिसकी वृत्तांतों की तुलना किससे की जाती है, इब्न बतूता से। तो ये ना इब्न बतूता से की जाती है, और इसी से ना, इसी की वजह से इन दोनों के वृत्तांत कुछ सेम मिलते हैं, बट अभी हमें पता नहीं है कि सेम है या फिर अलग अलग है। या मार्को पोलो पर मार्को पोलो जो है ये अलग है और ये अलग है, ठीक है, दोनों यात्री अलग अलग है। फिर आता है फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा कौन था जिसने 12 वर्ष तक कहाँ रहा था, ये भारत आया था 1656 में आया था और 1668 में गया, तो कुल 12 वर्ष तक ये कहाँ रहा, भारत में। तो क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है कि 12 वर्ष तक रहने वाला यात्री भारत का कौन था, फ्रांसवा बर्नियर। एक ये चिकित्सक भी था, ठीक है, कौन था, चिकित्सक भी था। कौन से काल में आया था ये, मुगल काल में आया था। कि इस काल में ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी भारत, नहीं, यहाँ पे जब मुगलों को ही शासन, नहीं, यहाँ पे आ गई थी, अभी इतनी वो इतना फैलाव नहीं हुआ था, फैलाव आ चुकी थी। तो ये मुगलों से ज्यादा किसमें भरोसा रखता था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडीज, हाँ, ईस्ट इंडीज। उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी लार्ज कंपनी का रूप में आई थी, नहीं, थोड़ा सा व्यापारिक रूप में आई थी, चलो व्यापार करने आई, ठीक है। चिकित्सक था, तो ये बोलता था कि ये जो है मुगल जो लोग हैं ये पागल है, ये सारे, इनको पता नहीं राजनीति करेगी कैसे जाती है, तो ये उन लोगों के समर्थन में नहीं था, कि भिखारी तक बोल दिया, हाँ, उन लोगों को भिखारी तक बोल दिया था। राजनीतिक दार्शनिक था ये, इसको राजनीति के बारे में काफी अच्छी जानकारी थी, कि उसके रूप में दार्शनिक के रूप में कार्य भी करता था, और एक इतिहासकार भी था। कौन, फ्रांसवा। बेटा किसी का क्वेश्चन बने या ना बने, पर फ्रांसवा पे जरूर बनता है। हाँ, इसने भारत से यूरोप से की थी, हाँ, यूरोप इतना अच्छा इसमें जरूर बनता है। फ्रांसवा बर्नियर कौन था, आप इसके बारे में किस तरीके से लिखो, भारत की तुलना बनाकर ही लिखो, उसके बाद चिकित्सक के बारे में लिखो, राजनीतिक दर्शनी के बारे में लिखो, इतिहासकार के बारे में लिखो, ठीक है। यूरोप से क्यों थी, क्योंकि यूरोप में क्या है, फ्रांस माना जाता है, ठीक है। अल-बिरूनी, और ये भी आता है कि जाति व्यवस्था का वर्णन करने वाला कौन सा यात्री था, अल-बिरूनी था। अल-बिरूनी ने जाति व्यवस्था बताई, वर्ण व्यवस्था बताई, जातियों का बताया कि ऊंची जाति भी है, नीची जाति भी है। वर्ण व्यवस्था में बताया कि जाति और वर्ण अलग नहीं है वैसे, पर वर्ण व्यवस्था अलग है, क्योंकि वर्णों में क्या है, 4 वर्ण दे रखे, पर जातियों में तो अनेक जातियां हैं, है ना, बढ़ई भी है और तेली भी है और नाई भी है और बहुत सारे लोग हैं, है ना। पर वर्णों में कितने वर्ण बताए इसने बताया 4 वर्ण। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण थे। उनकी व्यवस्था भी बताई, ठीक है, कि किस तरीके से उनकी व्यवस्था की गई थी। ब्राह्मण सबसे ऊपर होते थे, ब्राह्मण जो लोग होते थे वो लोग क्या करते थे, उनका काम बस यही काम करता था, यज्ञ करना, पूजा करना, क्योंकि भगवान के करीब थे भाई वो, ठीक है। और जो क्षत्रिय लोग थे राज्य को देखते थे और युद्ध करते थे, युद्ध करना उनका काम था, ठीक है। वैश्य कौन होते थे, जो इन तीनों की सेवा करते थे, और शूद्र जो इन तीनों की सेवा करते थे। इनसे परे कौन आते थे, चंडाल, आपने फर्स्ट ग्रुप में पढ़ा होगा, ठीक है। फिर एक यात्री के बारे में आ जाता है, इनसे अलग है वैसे यात्री, अब्दुल रज़्ज़ाक। भारत को विचित्र देश बताने वाला एक यात्री था, कौन, अब्दुल रज़्ज़ाक, जिसने कालीघाट के बारे में बताया। कालीघाट क्या थी बेटा, कालीघाट केरल के अंदर एक जगह है जहाँ पे इसने बहुत ही विभिन्नता पाई, कि सारी चीजें बहुत विभिन्न है, अलग अलग है, मस्जिद वगैरह, हाँ, सारी चीजें की। यार भारत में मस्जिद भी है, मंदिर भी है, और सब कुछ, लोग कोई काले हैं तो कोई गोरे हैं, कोई सांवले हैं, तो इसलिए बोला एक विचित्र देश है, मतलब समझने लायक है ही नहीं कि आखिर हम इसे बोले तो बोले क्या बोले,
है कि गोरों का देश बोले, कालों का देश बोले, सांवलों का देश बोले, मतलब हर चीज है भारत में, बिल्कुल एक विचित्र है, इसको समझना आसान नहीं है। और कालीघाट का जिक्र इसने करा, इसने बोला कि कालीघाट में एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर हम बहुत ही अलग अलग विविधताएं देखते हैं, ठीक है, बहुत ही पुराने पुराने मंदिर हैं, बहुत ही पुराने ऐतिहासिक रूप में देखा जाए तो बहुत पुराने मंदिर हैं, और वहीं पर हमने कुछ मस्जिदें भी देखी। फिर तो कालीघाट का इसने जिक्र करा, और कालीघाट में फिर एक कालीघाट जो है वो एक बंदरगाह भी है, कहाँ पर है वो, दक्षिण में केरला में, ठीक है। तो केरला कहाँ पर है, समुद्र तट के पास, राइट। तो इसने फिर उसके बाद बंदरगाहों का भी जिक्र किया कि भारत में बंदरगाह भी है जिससे हम क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, ठीक है, व्यापारों का कार्य होता है। कहाँ से, बंदरगाह से, जाहिर है बंदरगाह से होगा। फिर इसने बताया कुछ अलग विचित्र मंडपों के बारे में, कुछ मंदिरों के बारे में, हालांकि मंडप भी मंदिर के अंदर ही होता है, पर मंडप विचित्र मतलब उस मंदिर के अंदर वो मंडप ज्यादा विचित्र थे। फिर कुछ तोरण द्वारों के बारे में इसने जिक्र किया कि यहाँ पे बहुत ही अलग विचित्र टाइप के क्या है, तोरण द्वार है, कि समझ नहीं सकते कि उस टाइम पे भी इतनी अच्छी चीजें बनाई जा सकती थी, वो भी हाथों से। आज के टाइम तो हम घर भी मशीनों से बनाते हैं ना, है ना, डिजाइन भी हम मशीनों द्वारा ही करते, कंप्यूटर से डिजाइन कराते हैं कि अगर ऐसा हो गया, ऐसा बनाना चाहिए, इधर ऐसा बनाना चाहिए। उस टाइम पे इतने अच्छे अच्छे मंदिर, इतनी अच्छी अच्छी कलाकृतियां, तो ये बहुत ज्यादा बोलता है कि क्या भारत बहुत विचित्र देश है, इसको समझना मुश्किल है। हर कला यहाँ पर है, हर रंग रूप यहाँ पर है ना, हर धर्म भी यहीं पर है, धर्म है ना वो भी यहीं पर है, हर चीज है यहाँ पे। तो एक विचित्र रूप में देखा किसने, अब्दुल रज़्ज़ाक़। आता है क्वेश्चन, एक आता है कि गरीबी का वर्णन किसने करा, पूरा एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, बट आपको बताती हूँ कि जो बेल्सर्ट था 1700 में, वो डच यात्री था जिसने क्या करा, भारत के अंदर गरीबी का वर्णन किया। गरीबों के अंदर इसने सबसे पहले नाम लिया किसका, किसानों का। किसान तो यार इतने गरीब है कि उनको पेट भरने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं है, और बहुत ही ज्यादा निचोड़ किसमें डाला गरीबी का, किसानों के अंदर डाला, ठीक है। किसने डाला, बेल्सर्ट ने 1700 ईस्वी में आया, डच यात्री था जिसने गरीबी का वर्णन किया भारत के अंदर। ये रहा आपका चैप्टर जिसके बारे में आपका उल्लेख है। बाकी मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगी इसके, अभी जस्ट लिख लो इसको। हाँ लिख लिया होगा।